हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लास्ट क्लास में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एनवायरनमेंट ऑफ हेल्थ को स्टार्ट कर चुके थे और एनवायरनमेंट और हेल्थ में हम लोगों ने देखा था कि हमने स्टार्ट में कुछ पढ़ लिया था, जैसे कि प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर वगैरह ऐसी चीज़ें पढ़ ली थी। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के बाद। वाटर का प्योरीफिकेशन हो चुका था। मैंने बोला एनवायरनमेंट ऑफ हेल्थ में 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। चार चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ आपको। पहला, वाटर, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है जिसका प्योरीफिकेशन होना ज़रूरी है। दूसरा, एयर। तीसरा, नॉइज मतलब वॉइस। और नंबर 4, रेडिएशन। नंबर 4, रेडिएशन। ये 4 चीज़ें आपको बताने वाला था मैं, ठीक है। इन 4 चीज़ों का अपन लोग डिस्कशन करेंगे। तो वाटर का कर चुके हैं। वाटर का हमने बोला एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, परमानेंट सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड की वजह से होता है। जो टेम्परेरी होता है उसको बॉइलिंग से ख़त्म किया जा सकता है, इसको बेस एक्सचेंज से ख़त्म किया जा सकता है, हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास में। वैसे ही आज अपन पढ़ेंगे फिर क्लोरीन का कितना लेवल चाहिए, कितना ऑर्थोटोलेडिन टेस्ट क्या होता है, हॉरिकॉप्टर्स क्या होता है, क्लोरीन की कौन सी केमिकल रिएक्शन वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज हो जाती है, नालगंडा टेक्निक क्या होती है। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप ऐसे ऐसे अपने पढ़ा था। आज अपन लोग एयर और एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो एयर का मीनिंग क्या होता है? हवा। अब देखो ये इन्वायरमेंट है पूरा, इसके अंदर हवा तो खूब सारी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और छोटी छोटी और भी होती है। बेसिकली हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जाए, हमारे इन्वायरमेंट की बात की जाए और हमारे लंग्स की बात की जाए तो इसमें 3 एयर का बहुत बड़ा रोल होता है। नाइट्रोजन लगभग 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 4% होती है। इन्वायरमेंट में होती है कि नहीं होती है? ऐसी होती है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम लोग ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन 21% होती है और जब हम लंग्स से ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं तो वो 21% की जगह 16% होती है। कभी भी आपसे कोई भी एग्जामिनर कैसा भी सवाल पूछे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, हम रेस्पिरेशन को एक्सपीरेट करते हैं, जब सांस को छोड़ते हैं तो हम 16% ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हमारी एक्सपायर जो एयर होती है, हमारी जो एक्सपायर एयर होती है उसमें O2 की कंसंट्रेशन 16% होती है और CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। लेकिन इन्वायरमेंट में CO2 0.04% के हिसाब से होती है कि नहीं होती है? अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, छोटा सा सवाल पूछता हूँ। जब आप किसी पर्सन को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग वाला एपिसोड करते हो, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हो, तो उस पर्सन को आप कितने % ऑक्सीजन देते हो? जब आप किसी पर्सन को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हो तो उस पर्सन को आप कितना ऑक्सीजन का परसेंटेज देते हो? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? फटाफट से बताओ, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं आपको लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, एक बात का ध्यान रखें, मैं लिखने का टाइम दूंगा नहीं, आपको बाद में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी लिखने का टाइम दूंगा आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे, उससे अपना और आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा। मैं चाहता हूं कि हमारा सिलेबस फास्ट कंप्लीट हो जाए, इस चक्कर में आपको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। सोलह परसेंट। जब आप किसी से मुंह चिपका कर सांस देते हो तो वो 16% जाती है। तो मेरे को ये बात बताओ, तो 16% तो उसको जो कार्डियक अरेस्ट हो रखा है उसके पास भी पड़ी है, फिर आप क्यों माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हो? जब आप किसी का नाक को होल्ड करके, नोज को पकड़ के माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हो, उसमें 16% ऑक्सीजन जाती है। 16% तो जो वो सांस छोड़ रहा था उसके पास थी, फिर आप क्यों दे रहे हो उसे?
तो फिर क्या बेनिफिट है? आपका आंसर 16% सही है, लेकिन फिर क्यों दे रहे हो आप? फिर उसके पीछे वजह क्या है 16% देने की? भाई 16% देने की वजह तो होगी ना कुछ, क्यों देते हो? आप किसी पर्सन को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में 16% ऑक्सीजन देते हो, उसके पीछे उसकी बेसिक वजह क्या है? मेरे को इसका आंसर चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। फटाफट से बताओ क्यों देते हो आप 16%? अरे 32 कैसे हो गया बेवकूफ? माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन इसलिए दिया जाता है कि पेशेंट का एयरवे ओपन किया जाए। पेशेंट सेल्फ रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए पेशेंट की रेस्पिरेशन के पर्पज के लिए हम लोग उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन नहीं देते हैं। इसीलिए पेशेंट को जब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया जाता है तब पेशेंट के नोज को पकड़कर माउथ से माउथ लिप्स लॉक करके 1 to 2 सेकंड के लिए दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एयरवे को ओपन करने के लिए, सिर्फ एयरवे को पेटेंट करने के लिए। वहां पर्पज रेस्पिरेशन नहीं होता है, वहां पर्पज सिर्फ और सिर्फ एयरवे पेटेंसी होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से मुंह लगा के भूल जाओ और बैठ जाओ ऐसे ही कंटिन्यू, जो ही मुंह लगाए और फिर भूल गए, नहीं। सिर्फ 1 to 2 सेकेंड इज मैक्सिमम, 1 सेकेंड से लेके मैक्सिमम 2 सेकेंड की ब्रीथ दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ पकड़ा, फूंक मारी और हट गए। सांस नहीं देना है उसको, जोर लगाना है ताकि एयरवे ओपन हो जाए। बेवकूफों, उससे कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। जो आप दे रहे हो वो का वो कंसंट्रेशन उसके पास में ऑलरेडी है। तो इस प्रकार यही नहीं कहना है कि हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। कैसे दे रहे हो तुम लोग ऑक्सीजन? तुम ऑक्सीजन कैसे दे रहे हो? तुम मुझसे मुंह लगा के बैठ गए, बेवकूफ कहीं के, भूल गए। ऐसा नहीं, ओपन द एयरवे द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन में एक बात क्या है, देखो ये चलना ही बंद हो गया बेवकूफ। एयर पॉल्यूशन 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 21 और लगभग 0.03 या 0.4% CO2 होती है। इतनी नॉर्मली होती है, ये हम उन लोग लेते हैं। अब बताओ, आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन, आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा कि कोई भी पर्सन CO2 और O2 का एक्सचेंज करता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज करता है, ये आपने सुना। CO2 और O2 का एक्सचेंज करता है, ये आपने सुना होगा। हाँ, तो जब CO2 और O2 का एक्सचेंज करता है, जब आपकी बॉडी में, आपकी एल्वियोलाई में, आपकी लंग्स की स्ट्रक्चरल फंक्शनलिटी में 16% ऑक्सीजन होगी, बॉडी को घूम के आएगी, तब आपके इन्वायरमेंट में 21% है। और डिफ्यूजन का ज्ञान ये कहता है हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर ऑक्सीजन जाएगी, और डिफ्यूजन का ज्ञान ये भी कहता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर CO2 जाएगी। अब बात को समझें, ये आपका लंग्स है, ये लंग्स का राइट एट्रियम है, लंग्स का राइट वेंट्रिकल है, ये लंग्स, ये सॉरी हार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये लंग्स की बात कर रहा हूं, इधर ये हार्ट है, ये हार्ट का राइट एट्रियम है, हार्ट का राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट हार्ट का लेफ्ट एट्रियम है और हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये दोनों चीजें आपने पढ़ी होगी, ये दोनों चीजें आप जानते होंगे। जब हार्ट का राइट एट्रियम, जब हार्ट का राइट वेंट्रिकल
दोनों इम्प्योर ब्लड को रखते हैं। अब देखो इसको समझते हैं। ये मान लो टिश्यू है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकला है, ये लो एरोटा इस टिश्यू को ब्लड सप्लाई किए, यहां से ऑक्सीजनेटेड सब दे दिए, डीऑक्सीजनेटेड लिए, ये इंफीरियर वेना केवा, ये ऐसा करता हुआ राइट एट्रियम में डाला। इसमें जो भी है इम्प्योर पार्टिकल है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड का मतलब इसमें CO2 ज्यादा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका मतलब इसमें O2 ज्यादा है, 21% है, इसमें CO2 0.04% है। कैसे है अभी बताऊंगा आपको। ये मेटाबॉलिक वेस्ट है सारा, ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें CO2 वगैरह सब कुछ है, ये इसमें जाएगा, ये ट्राइकस्पिड वॉल से राइट वेंट्रिकल में आएगा, ये लंग्स में जाएगा, ये मान लो लंग्स है, ये लंग्स है, तो लंग्स के अंदर क्या आया, CO2 ज्यादा आ गया। इन्वायरमेंट में क्या है, CO2 0.04% है। अब बताओ CO2 ज्यादा किधर है, CO2 ज्यादा इधर है। अब इसके अंदर जो CO2 4% है, तो ऑक्सीजन कितना है, 16% है। क्यों, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये लंग्स की पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड, तो लंग्स के अंदर कौन सा हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन बाहर 21%, इसमें 16%, तो एल्यूलाई गैस एक्सचेंज करेगी, ऑक्सीजन को बाहर निकालेगी, CO2 को अंदर लेगी, ऑक्सीजन को बाहर निकालेगी, और ऑक्सीजन को बाहर निकालेगी 16% वाले को और 21 वाले को लेगी। CO2 4% को बाहर निकालेगी और अंदर सिर्फ नेग्लिजिबल अमाउंट में लेगी। अब ये यहाँ पे एयर का प्यूरिफिकेशन हुआ, एयर भर गई एल्यूलाई में, वापस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन 21% गया, क्योंकि बाहर से आ गया। अब ये बाइट्रल वॉल से लेफ्ट वेंट्रिकल में 21%, एरोटा में 21%, यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्योर होता है, जिसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ पे वापस प्योर से इम्प्योर होता है, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको पता है, बेसिक बात होगी। अब एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए ऑर्डरलेस, ODOR, ऑर्डरलेस, colorless, tasteless gas that has an affinity for hemoglobin 200 times greater than the oxygen make carboxyhemoglobin। ये आया नॉरसेट का सवाल, ये नॉरसेट का क्वेश्चन। इस बात को लिखे, मैं समझाता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखता है, इसको समझाना पड़ेगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। और इतना अट्रैक्शन रखता है और मिलके बना देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इतना लिखो, मैं समझा देता हूं, बाद में लिखते रहना है ना, बाद में लिखते रहना। ये समझ में आ गया आपको इतनी बात, तो एक बात सुनो मेरी, ये समझ में आ गया। देखो 3 चीजें होती है, आपका हीमोग्लोबिन है, ये लो हीमोग्लोबिन है, ये लो हीमोग्लोबिन है, ये लो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बनाएगा, कार्बन डाई हीमोग्लोबिन से मिलके क्या बनाएगा। ये 3 सवाल बनते हैं। अब मेरी बात को ध्यान दें, यहाँ पे आप चूक जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे आप चूक जाओगे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा वापस। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उल्टा याद रखना है, अपोजिट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्ब मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता, अपोजिट याद रखना। जो सिंगल है वो बॉक्सी बनाता है, जो सिंगल है वो बॉक्सी बनाता है, जो डबल है वो एमाइनो सिंगल बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है।
CO2 और हीमोग्लोबिन बनेगा तो कार्ब एमाइनो होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बनेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा। अब एक बात सुनो प्लीज, अब एक बात सुनना मेरी, बहुत काम की बात है। आपने एक सुना कभी डेथ इन स्वीट स्वीट स्लीप, ऐसे करके सुना, मीठी नींद में मौत, डेथ इन स्वीट स्लीप ऐसे करके सुना 10th क्लास में, 9th क्लास में, 9th क्लास में या 10th क्लास में या 8th क्लास में, 11th क्लास की बुक में लिखा मीठी नींद में मौत, कभी सुना आपने? सुना कि नहीं सुना बताओ, आपको सुना हो तो मेरे को बताओ, फिर नहीं सुना हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। किसी ने सुना? क्या होता है, क्या होता है डेथ इन स्वीट स्लीप, क्या होता है बताओ, बताओ, मीठी नींद में मौत, ये वर्ड सुना आपने, क्या होता है? जैसे शिल्पा बता रही है धुएं से मौत, और सोते सोते मर गया, और कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, गलत, कार्बन मोनोऑक्साइड से मर गया। बताओ क्या होता है, सुनो एक बात सुनो, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नाम है फ्रेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ये है बेस्ट फ्रेंड। तीन चीजें हैं। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में जो रिश्ता है वो कहलाता है फ्रेंड वाला रिलेशन। अब सुन लो, नहीं सुना जिसने, फ्रेंड वाला रिलेशन है। हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड से GFBF वाला रिश्ता है, हीमोग्लोबिन का CO2 से बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर BFF वाला रिलेशन है। अब तीन लोग हैं, जब आपके पास में कोई नहीं है तो आप फ्रेंड के साथ में बैठ के बातें करके टाइम पास कर लोगे, अपनी फीलिंग शेयर कर लोगे, बातें करोगे। जो ही बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर आएगा आप फ्रेंड को भूल जाओगे। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन नॉर्मल अट्रैक्शन रखता है, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन नॉर्मल अट्रैक्शन रखता है, हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्शन रखता है। मेरी बात को सुनना, जो ही CO2 आएगा ऑक्सीजन को भूल जाएगा, और भाई जब भी हीमोग्लोबिन को CO दिखेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड दिखेगा, ये इसको भी भूल जाएगा, इसको भी भूल जाएगा, ये फ्रेंड को भी भूल जाएगा, ये बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर को भी भूल जाएगा। अब इसको इसका बेबी बाबू दिख रहा है, अब इसको इसका बेबी दिख रहा है, इसको इसका बाबू दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 गुना ज्यादा अट्रैक्शन है। कितना गुना ज्यादा अट्रैक्शन है? 200 गुना ज्यादा अट्रैक्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, 200 गुना ज्यादा प्यार करता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, कंपेयर टू ऑक्सीजन, ये बात याद रखना। तो ये है 200 गुना ज्यादा अट्रैक्शन। अब बात जाओ, आप सो रहे थे एकदम अंधेरे में, ये आपका रूम है, रूम की खिड़की बंद, कुंडी न खड़काओ राजा, रूम की खिड़की बंद, वेंटिलेशन बंद, ये लो बंद, लाइटें कट गई, लाइट कट गई, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। आप एक रूम में सो रहे थे, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, खिड़कियां बंद कर दी आपने, लेकिन लाइट जो ही कटी आपको एंजाइटी होने लगी, क्योंकि आपको लाइट कटने के बाद में नींद नहीं आती। तो आपने मिट्टी का तेल नाम सुना है, मिट्टी का तेल का नाम सुना है, केरोसिन, उससे लालटेन जला लिया, चिमनी जला ली, मिट्टी के तेल से क्या जला दिया आपने, गांव में जैसे जलाते हैं वो मिट्टी का तेल वाला लालटेन जला दिया। और सुनिएगा, चारों तरफ से रूम बंद, आप यहां पे सो रहे हो अकेले,
आपको नींद नहीं आ रही, आपने लालटेन जला दिया, बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ न पाए, अंदर से ऑक्सीजन CO2 बाहर जा न पाए। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई और जो दूसरा उसके ऊपर कब्जा करेगा हीमोग्लोबिन के ऊपर, उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये 200 टाइम ज्यादा, इसको सीओ को जो ही मौका मिलेगा हीमोग्लोबिन के ऊपर अटैक कर देगा, हीमोग्लोबिन के ऊपर अटैक कर देगा। क्यों? इसीलिए अटैक कर देगा, इसीलिए अटैक कर देगा कि 200 गुना ज्यादा अट्रैक्शन रखता है। तो आप लालटेन जला दिया और आपको नींद आ गई, नींद आई तो पता नहीं चला, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे सुबह हुई, सुबह तक देखा, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर बाहर से अंदर आ नहीं पाया था, अंदर ही अंदर ऑक्सीजन सीओ में कन्वर्ट हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड ने हीमोग्लोबिन के ऊपर अटैक कर दिया और आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी कर दी, आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी कर दी। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ चिपक गया, पूरी बॉडी में चला गया और टॉक्सिसिटी हो गई और अब किसी पर्सन की क्या हो गई? डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि ये 200 गुना ज्यादा अट्रैक्शन रखता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कितना होना ठीक है? 1 to 10% होता है, ये नॉर्मल है। अब सुनो एक बात, 1 to 10 तो होता है, 11 से 20 को माइल्ड बोल दो, 20 से 40 को मॉडरेट बोल दो, 40 से 60 को सीवियर बोल दो, 60 से ऊपर को डेथ बोल दो। अब देखो एकदम सिंपल है बेचारा, आप कितना ही दिमाग लगाओ, फालतू का दिमाग है। मैं बोला 60 के ऊपर डेथ होती है, डेथ से पहले क्या आता? मरीज को नर्वस सिस्टम फेल हो जाता, सीजर आता है। तो 40 से 60 में क्या करोगे? सीवियर, सीवियर सीजर और कोमा। 60 के ऊपर डेथ, 1 से 10 नॉर्मल, पीछे 2 तो बचा है, 11 20 21 40। अब देखो 11 20 के बारे में समझाता हूं। ये क्या है? माइल्ड है। माइल्ड का मतलब है हल्की सी आंख में प्रॉब्लम, हल्की सी ब्रेन में प्रॉब्लम, हल्की सी सांस में प्रॉब्लम, हल्की सी सर में प्रॉब्लम। मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा आंखों में धुंधलापन, थोड़ा सा ब्रेन में धुंधलापन, थोड़ा सा सांस में धुंधलापन, स्लाइटली विजुअल डिक्यूटी, मतलब धुंधला धुंधला दिखेगा माइल्ड में। आंखों में थोड़ा थोड़ा मेंटल अल्टर होगा, आंखों में हो गया विजुअल एक्यूटी, ब्रेन में सेरेब्रल फंक्शनिंग, ब्रीथलेसनेस और हेडेक, माइल्ड। जब ये माइल्ड चीज सीवियर होगी तो आपकी पल्स रेट एबनॉर्मल हो जाएगी, इरेगुलर प्लस हाई, दैट्स कॉल्ड पाल्पिटेशन। आपका ईसीजी में चेंजेज आएगा एसटी सेगमेंट में, दैट्स कॉल्ड मॉडरेट। 2 याद रखना है। और जब कानों की घंटियां बजने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, 3। माइल्ड में क्या होता है? हल्की सी आंखें, हल्का सा ब्रेन, हल्की सी सांस, आगे कर दो स्लाइट डिस्टरबेंस। इसमें ईसीजी चेंजेज, वर्टाइग्रो और पाल्पिटेशन, 3 वर्ड याद रखना बस, बाकी वाले याद मत रखो। नंबर 4 सीजर, फिर डेथ। हो गया? याद हो गया? याद हो गया ना? बहुत बढ़िया। दूसरी, पहली टॉक्सिटी बता दी आपकी CO2 की पॉइजनिंग, दूसरी सल्फर डाइऑक्साइड की, तीसरी लेड की होती है। मेटल पॉइजनिंग में मोस्ट कॉमन हैवी मेटल कौन सा होता है? लेड। लेड की पॉइजनिंग को क्या बोलते हैं? प्लम्बिज्म बोलते हैं। CO2 मोस्ट कॉमन गैस फॉर ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट कॉमन गैस फॉर ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए मोस्ट कॉमन गैस कौन सी है? CO2 है। प्लम्बिज्म किसको बोलते हैं? आपकी बॉडी में अगर लेड की, किसी पर्सन की बॉडी में लेड की पॉइजनिंग हो जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लम्बिज्म बोलते हैं। नॉइज। आप बताओ नॉइज क्या होता है? बताना मेरे को कोई। नॉइज क्या होता है? आप में से कौन बताएगा? नॉइज की डेफिनेशन क्या होती है? नॉइज की डेफिनेशन क्या होती है बताओ आप। नॉइज की डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन बताओ नॉइज की। नॉइज का मतलब क्या है? कुछ लोग बोल रहे हैं 80 डेसिबल से ज्यादा, कुछ लोग बोलते हैं अनप्लीजेंट साउंड। तो क्या अनप्लीजेंट साउंड तो फिर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, एरोप्लेन, ट्रेन की साउंड, ट्रेन बंद कर दें फिर तो? खतरनाक ही तो है ना। जो हमारे कान को पसंद नहीं हो, अच्छा फिर तो फिर कान के ऊपर ढक्कन लगा लो फिर तो। नॉइज का मीनिंग क्या होता है? नॉइज का मीनिंग होता है तीन बातें। रॉन्ग साउंड ऑन रॉन्ग टाइम एट रॉन्ग प्लेस। गलत जगह पर गलत टाइम पे गलत आवाज। कई बार ट्रेन की वॉइस जरूरी है क्योंकि ट्रेन जा रही है, फालतू की अगर खड़ी है बच्चा पुपाड़े बजा रही है तो गलत है। अभी आपकी क्लास का एनवायरनमेंट कहता है कि 60-70 डेसिबल ठीक है, कोई जानबूझ के चिल्ला रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। रॉन्ग साउंड एट रॉन्ग प्लेस ऑन रॉन्ग टाइम, दैट्स कॉल्ड नॉइज। जब जरूरत नहीं हो जिस आवाज की और जो आवाज निकाले वो साउंड नॉइज कहलाता है। क्योंकि मुझे पता है कानों, ट्रेन से कान खराब होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। डिफाइन एज रॉन्ग साउंड इन रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। 20वीं शताब्दी 1901 से लेके 1999 तक की सेंचुरी होती है, उसको सेंचुरी ऑफ नॉइज के नाम। इसमें खूब आवाजें हुई, इसमें इतनी आवाजें हुई, इतनी आवाजें हुई, इतनी आवाजें हुई, जिसको सेंचुरी ऑफ नॉइज के नाम से नाम दे दिया। पता नहीं किसकी आवाजें हुई इतनी। लाउड साउंड को, लाउड को तीन में मापते हैं। एक तो डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। दूसरा अलग अलग, एक तो हर्ट्ज में मापते हैं, एक फोन में मापते हैं। मैं तीन बातें बताऊंगा। फोन में किसको मापेंगे, हर्ट्ज में किसको मापेंगे, और डेसिबल में किसको मापेंगे। तो लाउडनेस ऑफ नॉइज मेजर्ड इन द डेसिबल। साउंड लेवल, चुपचाप ऐसे आपस में बातें करते हैं ना, एक दो जने पास में बैठे हैं, तीसरे को सुनाई नहीं दे, ऐसे चुपचाप जी, बिल्कुल फुसफुसाहट बोलते हैं जिसको, वो होती है 20 to 30। आईसीयू के अंदर नॉर्मल होती है 25 to 50 डेसिबल। आप नॉर्मल किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो 20x10 के रूम में, जो लास्ट कॉर्नर में बैठा बच्चा बिना माइक के सुनाई दे सके, 15 से 20 फीट के रूम हॉल में, रूम में, उसको बोलते हैं 60 to 65।
इतने तक पर्सन आराम से सुन सकते हैं, इससे ज्यादा कान डैमेज होने लगते हैं। रिकमेंडेड एक्सेप्टेड साउंड लेवल विदाउट एनी डैमेज, ठीक है। कितने से ऊपर कान डैमेज हो जाते हैं? 100 से ऊपर कान डैमेज हो जाते हैं। कॉन्टिन्यूस कितने से ऊपर? 100 से ऊपर कान डैमेज हो जाते हैं। तो मेरे को बताओ बहरा किसको बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO बहरा कौन है? अकॉर्डिंग टू WHO बहरा कौन है, ये बता दो। अकॉर्डिंग टू WHO बहरा कौन है, ये बता दो बस। बहरा कौन है? कितने डेसिबल से ज्यादा की वॉइस न सुनाई दे तो उसको अपन लोग डीफनेस का पर्सन बोलेंगे। सुनो, अगर 20 to 30 डेसिबल किसी पर्सन को सुनाई नहीं दे, इसका मतलब क्या हुआ? सुनाना भी नहीं चाहते ना। अब दो पर्सन बैठा, एक यहाँ पर बैठा, एक यहाँ पर बैठा, ये दो आपस में बातें कर रहे हैं, ये पर्सन सुनना नहीं चाहिए इसलिए धीरे बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये पर्सन बहरा है क्या? क्यों? क्योंकि ये बोल ही इतना धीरे रहे, फुसफुसाहट कर रहे हैं, तो ये तो बहरा नहीं होगा। आईसीयू में धीरू क्यों बोलते हैं? क्या कि बच्चों को डिसओरिएंटेशन नहीं हो, बच्चों को डिलेरियम नहीं हो, आवाज कम रहे, फालतू का शोर शराबा नहीं हो। नॉर्मल कन्वर्सेशन का मतलब है कोई किनारे में किसी खोपचे में बैठा, उसको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। अब किसी को नॉर्मल इतने तक कोई पर्सन सुनना चाहिए, इसके 5-10 और ऊपर जोड़ दो, 90 से 95 डेसिबल की साउंड को कोई पर्सन सुन न पाए तो फिर उसको बोलेंगे बहरा। पर्सन कैन नॉट, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, 90 से 95 की वॉइस को पर्सन अगर सुन न पाए उसको क्या बोलेंगे आप लोग? बहरा बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू WHO। जैसे ब्लाइंडनेस में 3/60 बोलते थे, वैसे ही। मतलब आप 95 की वॉइस से आवाज निकालो और सामने वाला पर्सन ना सुन सके, इसका मतलब वो पर्सन बहरा है। आप धीरे से बोल रहे हो 40 की डेसिबल, 50 की डेसिबल, अरे तो वो सुनाई नहीं देगा ना, क्योंकि हो सकता है वो दूर बैठा होगा, कुछ भी होगा। इतने की वॉइस भी न सुनाई दे तो बहरा है, इससे इससे ऊपर की वॉइस तो बहरा है। अब वो तो हो गया साउंड को किस में मापते हैं? डेसिबल में। फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू सेकेंड। ह्यूमन ईयर 20 to 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से सुनता है। ह्यूमन ईयर की, ये सवाल याद कर लेना नॉर सेट का, ह्यूमन ईयर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? कई बार हम लोग साइको अकाउस्ट, देखो तीन, एक तो होती है साउंड, एक होती है फ्रीक्वेंसी। साउंड मापते हैं डेसिबल में, फ्रीक्वेंसी मापते हैं हर्ट्ज में, और साइको अकाउस्टिक टर्म मापते हैं फोन में। आप ये जो हाथ में आपके, जिसमें आप नंबर नंबर लगाते हो, किसी को हेलो हेलो करते हो, ये क्या होता है? ये फोन होता है। फोन का मतलब होता है आवाज। फोन का क्या मतलब होता है? आवाज। तो कई बार हम नॉइज को साइको अकाउस्टिक टर्म में मापते हैं, उसको बोलते हैं फोन। फोन इज ए साइको अकाउस्टिक इंडेक्स ऑफ लाउडनेस। साइको अकाउस्टिक में पूछ ले तो फोन, फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो हर्ट्ज, और साउंड पूछ ले तो डेसिबल। हो गया तीनों।
हो गया तीनों? रेडिएशन, रेडिएशन में तीन चीजें होती है, एक रेड, एक रैम और एक रोंटेनगन वे। एक्सरे को 1895 में डिस्कवर किया गया। एक्सरे को डिस्कवर करने वाला पर्सन का नाम था रोंटेनगन। तो एक्सरे को दूसरा नाम आर वेव भी होता है। तो आर वेव का मतलब है कितनी यूनिट एक्सपोज हुई, कितनी डोज एक्सपोज हुई उसको बोलेंगे रेड, और क्या एब्जॉर्ब हुआ उसको बोलेंगे रैम। तीनों ही टर्मिनोलॉजी है छोटी छोटी। रैम का मतलब है एब्जॉर्ब डोज का प्रोडक्ट क्या है, एब्जॉर्ब डोज कितने यूनिट में हुई है और कौन सा यूनिट एक्सपोजर हुआ है। आर, रेड, रैम, तीनों ये टर्मिनोलॉजी लिख लो फटाक से, अपना रेडिएशन खत्म। फिर उसके बाद में आएगा डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। फिर उसके बाद क्या आएगा, डिस्पोजेबल ऑफ नेक्स्ट लिखो डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट में तीन चीजें होती है, एक डिसइंफेक्शन, एक डिस्पोज, एक ड्रेनेज। यह तीनों का सीक्वेंस याद करो। किसी भी वेस्ट को डिस्पोज करने के तीन तरीके हैं, एक डिसइंफेक्शन, एक डिस्पोजेबल और एक ड्रेनेज। सबसे पहले किसी भी रिफ्यूज होता है, कचरा होता है, उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, फिर डिस्पोज किया जाता है, फिर उसको ड्रेन किया जाता है। ये तीन सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहला ही सवाल बन गया। अब मेथड, किसी भी डिस्पोज करने के क्या क्या मेथड होते हैं भाई, डिस्पोज करने के क्या क्या मेथड होते हैं बताओ, देखे क्या क्या मेथड होंगे। डंपिंग, कंट्रोल टिपिंग, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, मैन्योर पिट और बरियल। 6 लिखो फटाक से मेथड। 6 में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, 1, 2, एक एक लाइन का है सब कुछ, तो एक लाइन का भी नहीं है, कुछ तो एक लाइन का भी नहीं है। फटाक से लिख लो, लिखो नहीं तो समझ लिया, ओके आगे बढ़ो। हो गया, अब एक एक के बारे में समझते हैं। 4 लाइन का ही है ये, 6 टॉपिक, ज्यादा बड़ा नहीं है। इधर आओ। पहला डंपिंग। WHO की एक एक्सपर्ट कमेटी ने बताया, डंपिंग इज मोस्ट अनसैनिटरी मेथड दैट क्रिएट पब्लिक हेल्थ हैजार्ड। डंपिंग के अंदर पब्लिक हेल्थ हैजार्ड होने के ज्यादा चांस रहता है। जो ड्राई रिफ्यूज होता है, ड्राई सूखा कचरा होता है, उसको डिस्पोज करने का सबसे कॉमन मेथड क्या है, ये सवाल आएगा। द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इजी मेथड ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ द ड्राई रिफ्यूज इज ऑप्शन ए डंपिंग, ऑप्शन बी कंट्रोल टिपिंग, ऑप्शन सी बरियल, ऑप्शन डी और कुछ आ जाएगा। तो आपको क्या राइट करना है,
कि ड्राई रिफ्यूज को डिस्पोज करने के लिए डंपिंग मेथड यूज लिया जाता है। कौन सा मेथड यूज लिया जाता है? डंपिंग मेथड यूज लिया जाता है। कंट्रोल टिपिंग क्या होता है? सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है? इट इज मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड रिफ्यूज डिस्पोजेबल वेयर सुटेबल लैंड इज अवेलेबल। जहां पर जमीन अवेलेबल है वहां पर सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है कचरा डालने का? सवाल एज इट इज ऐसे आएगा, द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड वेयर द लैंड इज अवेलेबल, तो आप लिखोगे कंट्रोल टिपिंग इज मोस्ट, कुछ ऑप्शन होंगे 4, डंपिंग, कंट्रोल टिपिंग, बरियल, वो कुछ 4 मेथड होंगे आपको मैंने बताया। तो एक यहां बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया, ये एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बन गए। इसके 3 मेथड होते हैं। देखो जमीन अवेलेबल है, जमीन अवेलेबल में क्या करोगे? या तो लंबा एरिया में बना दो, या रैंप, घर के आगे रैंप होता है गाड़ी चढ़ाने का घर में, तो रैंप स्टाइल में बना दो, आगे से ऐसे पतला और ऐसे बड़ा, तो रैंप स्टाइल में बना दो। तो एक तो ट्रेंच मेथड का होगा, एक रैंप मेथड होगा, एक एरिया, एक तो एरिया में ज्यादा, एक ट्रेंच खड्डा कर दो, और एक रैंप स्टाइल में। ये याद नहीं रखना है, वैसे तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, और एक ये डेफिनेशन याद रखनी है। हो गया? अब तुम लोग कैसे सवाल पूछते हो, डंपिंग कैसे पता चलेगा? डंपिंग डिस्पोजेबल का मेथड है, वो डंपिंग सिंड्रोम है, पेप्टिक अल्सर का कॉम्प्लिकेशन है, सर्जरी का, वो गैस्ट्रेक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन है। ये डंपिंग डिस्पोजेबल रिफ्यूज का तरीका है, कचरा डालने का है, पता ही नहीं चलेगा, कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, ये चीजें लिखी हुई नहीं आएगी। डंपिंग, पब्लिक हेल्थ हैजार्ड, ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा? फिर आप कुछ भी नहीं समझ रहे हो। द मेथड ऑफ डिस्पोजेबल, द मोस्ट सुटेबल मेथड, वेयर लैंड इज अवेलेबल, द मोस्ट सुटेबल मेथड, वेयर land is not available, the most suitable method, where the only dry refuse disposable, the most suitable method। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? नर्सिंग करके आए हो कि 8वीं पास हो कि सर डंपिंग सिंड्रोम में, इस डंपिंग में पता कैसे चलेगा? गजब बोलते हो। इंसिनरेशन, कुछ भी बोलते हो, पता ही नहीं चलता, ऐसी पढ़ाई कर रहे हो सब। जहां जमीन नहीं है, जहां लैंड अवेलेबल नहीं है, मोस्ट सुटेबल मेथड वेयर नॉट लैंड इज नॉट अवेलेबल, मोस्ट सुटेबल मेथड वेयर लैंड इज अवेलेबल, इसमें क्या लिखोगे? वेयर लैंड इज अवेलेबल, जहां अवेलेबल नहीं। हॉस्पिटल में होती है क्या अवेलेबल? नहीं होती, तो हॉस्पिटल का मोस्ट कॉमन मेथड इज इंसिनरेशन। कौन सा? इंसिनरेशन। चौथा कंपोस्टिंग, सोइल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। नाइट स्लज, 2 वर्ड आएगा, नाइट स्लज और सोइल बिल्डिंग के लिए कौन सा रिफ्यूज डिस्पोजेबल का मेथड यूज किया जाता है? सीधा लिख दो कंपोस्टिंग। मैन्योर पिट, कुछ नहीं लिखना। बरियल, छोटे छोटे कैंप, मान लो किसी सब सेंटर पे आपने छोटा कैंप रखा, मान लो वैक्सीनेशन का कैंप रखा, किसी स्कूल में आपने स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखा, छोटा सा कचरा होगा, 1-2 बाल्टी, 1-2 पैकेट, वो कहां पर? बरियल मेथड। स्मॉल कैंप में कहां पर किया जाता है? बरियल मेथड। नाइट स्लज, सोइल बिल्डिंग, कंपोस्टिंग। हॉस्पिटल में या जमीन अवेलेबल नहीं है, इंसिनरेशन। सवाल सुने, जहां जमीन अवेलेबल है कंट्रोल टिपिंग, ड्राई रिफ्यूज है डंपिंग। बस कितना इजी है, फिर भी आपको तो बातें ही करनी है कुछ न कुछ नई नई।
एक्सपायरी मेडिकेशन येलो में, अभी बताऊंगा मैं। प्लेसेंटा येलो में, प्लेसेंटा बॉडी पार्ट हुआ ना, तो बॉडी पार्ट येलो में जाएगा। अब एक्सक्रीटा डिस्पोजेबल, एक्सक्रीटा डिस्पोजेबल के बारे में बात करो पहले। एक्सक्रीटा डिस्पोजेबल मतलब एक्सक्रीटा कई प्रकार के होंगे। सबसे पहला देखो सवाल आएगा जहां से अपन पढ़ना शुरू करते, एक होता है बोर हिल लैट्रिन और एक होता है डगवेल लैट्रिन। देखो यहां से एक सवाल सीधा पूछा जाएगा और ये जगह का नाम पूछा जाएगा। तो आपको सिंपल शब्दों में बता रहा हूं कि बोर हेल लैट्रिन क्यों स्टार्ट किया गया, हुकवर्म को कंट्रोल करने के लिए। बोर हॉल लैट्रिन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, एक संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, रॉकफेलर फाउंडेशन। ये याद रखो तो ठीक, न रखो तो ठीक। बोर हॉल मतलब क्या हुआ, ऐसा हॉल करना है और बहुत डीप बनाना है लैट्रिन। कैसे, 16 इंच तो विड्थ होगा जिसका, 20 फीट चौड़ा, बहुत डीप। घर में कहीं पर बहुत डीप अपन जो लैट्रिन बनाते हैं उसको बोलते हैं, उस को बोला जाता है बोर हॉल लैट्राइन। किसके द्वारा बनाया गया, रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा। 16 इंच 20 फीट। इसमें क्या किया, इसकी विडनेस को बढ़ा दी, 16 से कर दी 30 इंच। तो अगर इसको 30 इंच किया तो ये 20 फीट की जगह कर दिया 12 फीट। 30 इंच का मतलब है 2.5 फीट। 2.5, 30 का मतलब होता है 2.5 फीट इंटू 12 फीट। ये वेस्ट बंगाल की सिंगूर से स्टार्ट किया गया। देखो इसमें जगह का नाम नहीं है, इसमें फाउंडेशन का नाम है, इसमें सिंगूर का नाम है। एक जगह जगह इंपॉर्टेंट है, एक जगह फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, एक जगह पर्पज इंपॉर्टेंट है। 3 सवाल बने यहां पर। कितने सवाल बने, 3। बोर हेल लैट्रिन किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, किसके लिए किया गया, क्यों, ओपन डेफिकेशन को फ्री करने के लिए, खुले में शौच नहीं होना चाहिए, इसीलिए यह स्टार्ट किया गया। ये कोई एक सिटी से स्टार्ट किया जो वेस्ट बंगाल की सिटी है सिंगूर। इसमें कोई फाउंडेशन का नाम नहीं है। किस कहां जगह किया गया, सिंगूर में। ये किसी फाउंडेशन का नाम है, ये पर्पज है। ठीक है, तो ये चीजें दोनों याद रहनी चाहिए आपको। अब कुछ लोग बोलते हैं ये भी पढ़ना बाकी है, बेवकूफों, ये नहीं। पिछले पेपर में सवाल आया, सुलभ कॉम्प्लेक्स होता है ना रेलवे स्टेशन पे, ये कौन सी सिटी के बेस पे पड़ा है, कौन सी सिटी के बेस पर बना है, सुलभ कॉम्प्लेक्स कौन सी सिटी के बेस पर पड़ा है, सुलभ कॉम्प्लेक्स, ये सवाल आया। तो ये क्यों नहीं आ सकता, ये तो आएगा ही आएगा। बोर हॉल लैट्रिन रॉकफेलर फाउंडेशन, डगवेल सिंगूर वेस्ट बंगाल। सुलभ कॉम्प्लेक्स, देखो सुलभ शौचालय, ये सवाल आया पिछले पेपर में। पटना के नाम सुना ही होगा आपने, पटना बहुत ज्यादा फेमस ही रहता है। अभी कुछ दिन पहले और बीच में फेमस हो गया पटना रेलवे स्टेशन, तो पटना तो याद रह गई। पटना सुलभ शौचालय को स्टार्ट करने वाला किसके बेस पे, कौन सी सिटी के बेस पे सुलभ शौचालय स्टार्ट किया गया, पटना। क्या समझे, पटना। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, अब देख लो आप क्या कर सकते हैं।
अभी कुछ दिन पहले आपने सुना ही होगा पटना रेलवे स्टेशन के बारे में, तो हो गया है कि नहीं? आप बोल रहे ऐसा सवाल आता है? हाँ ऐसा आता है, सच में आता है, ऐसा आया है। एनएचएम के पेपर में आया, कौन सी सिटी के बेस पे सुलभ शौचालय स्टार्ट किया गया, तो ऐसा सवाल आ सकता है। तो ये तो 100% नॉरसेट में पूछा गया 2018 में, तो फिर क्यों नहीं आ सकता? ये वाटर सील होता है। अब एक होता है सेवेज, एक होता है सुलेज, दो टर्म लिखो। एक तरफ लिखो सेवेज और एक तरफ लिखो सेवेज। एक तरफ सुलेज, एक तरफ सेवेज, लिखो दोनों क्या होता है। देखो दोनों से एक बात सुनना मेरे को, इसमें सारा कचरा है। किचन का कचरा हो सकता है, बाथरूम का हो सकता है, साबुन का कचरा हो सकता है, आपका वॉशरूम का कचरा हो सकता है, लेकिन सेवेज का मतलब होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। इसके अंदर अदर देन ह्यूमन एक्सक्रीटा सारा कचरा, साबुन के ऊपर का कवर, आपके बॉडी लोशन की खाली बोतल, पानी की खाली बोतल, केले का छिलका, किचन में जो आप सामान लाते हो सब्जी के छिलके, ये सब आते हैं सुलेज में। जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वो आता है सेवेज में। तो इसमें लिख देना ह्यूमन एक्सक्रीटा, नहीं लिख रखा है मैंने तो लिख देना। और इसमें लिखना अदर देन ह्यूमन एक्सक्रीटा, लाइक दैट वेस्ट ऑफ किचन एंड बाथरूम, नॉट ह्यूमन एक्सक्रीटा, अदर कचरा। तो इसमें लिखो ह्यूमन एक्सक्रीटा, इसको लिखो अदर देन ह्यूमन एक्सक्रीटा। अब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हेडिंग लगाओ। क्या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ लिया क्या आपने? पहले तो ये बताना, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा, पहले बताना मेरे को। बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? अरे सीवेज का मतलब सीवरेज लाइन, ये तो सुना होगा कभी। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ लिया कि पढ़ना है? मैंने तो नहीं पढ़ाया है, बट क्या पता वहाँ अलग सब्जेक्ट, उसमें इमरजेंसी में तो नहीं पढ़ लिया आपने, नहीं पढ़ा ना? बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, बहुत बढ़िया। हो गया तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊँ, बहुत बढ़िया हो गया ना। नेक्स्ट आगे लो। हाँ ऐसे बताओ ना कि बायोमेडिकल वेस्ट हो गया है। चलो आगे लो फटाफट। अब लिखो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग, हेडिंग लगाओ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग के बारे में हेडिंग लगाओ। अब मेरे को बताना ऑक्यूपेशनल नर्सिंग क्या होता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है बताओ फटाफट। हाँ आरसी सर ने पढ़ा दिया, इसीलिए तो मैंने नहीं पढ़ाया ना, मैंने इस पूछ लिया, आपने बोलते मैं आगे खिसक गया, बात खत्म। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग तो नहीं पढ़ाया, मुझे पता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग
क्या होता है बताओ कोई, देखो चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे आप ड्राइवर हो, चाहे आप शॉपकीपर हो, चाहे आप लेबर हो, कोई न कोई आपका ऑक्यूपेशन है। ये क्या है? आपके ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपको कोई डिजीज हो सकती है, आपका डेली रूटीन बिगड़ सकता है, उसकी वजह से आपको बीमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नर्सिंग ऑफिसर की शिफ्टिंग ड्यूटी रहती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। ड्राइवर की नाइट में सोना नहीं होता, शॉपकीपर का और कोई स्ट्रेस रहता होगा, लेबर का और ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस रहता होगा, किसी का मेंटल स्ट्रेस रहता होगा, बिजनेसमैनों का मेंटल स्ट्रेस। तो कोई न कोई काम करने की वजह से कोई न कोई बीमारी हो जाती है, उसको नर्सिंग केयर करना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग, और उससे रिलेटेड हेल्थ को ऑक्यूपेशनल हेल्थ बोलते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब इसके बारे में क्यों पढ़ना पड़ रहा है? इसके बारे में इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि कौन कौन सी बीमारी होती है जो हमारे नर्सिंग से जुड़ी हुई है, जिसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। Occupational health should aim at the promotion and the maintenance of the highest degree of physical, mental, social well-being of worker and adaptation of the work। कोई सवाल नहीं आएगा, यहां से सवाल नहीं आएगा। सवाल कहां से आएगा? यहां से। अर्गोनोमिक्स का मीनिंग क्या होता है? अर्गोनोमिक्स का मीनिंग होता है किसी भी पर्सन को जॉब के लिए फिट रखना, सही इन्वायरमेंट, सही खाना, सही पीना, सही गाइडेंस, सही ज्ञान, सही हेल्थ एजुकेशन। अर्गोनोमिक्स का मीनिंग होता है फिटिंग द जॉब टू द वर्कर, जॉब फिट करना किसी वर्कर के लिए। यह सवाल इंपॉर्टेंट है। अर्गोनोमिक्स का मीनिंग क्या होता है? ग्रीक वर्ड का से बना है, कभी नहीं आएगा, बस सीधा पूछेंगे अर्गोनोमिक्स का रिलेशन किससे है? इससे है। मीनिंग बताओ, ये नाम दे देंगे, किसको क्या बोलते, चार ऐसे ऐसे ऑप्शन देंगे कि आपको चूक जाओगे। तो ये सवाल बन गया, उसको बोलते हैं अर्गोनोमिक्स। हो गया क्लियर? अब बीमारी किस किस से हो सकती है उसके बारे में बात करें। कौन कौन सी बीमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज के अंतर्गत आ सकती है, उससे बात कर लें, उससे बात कर लें। बताओ, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? फिजिकल, मान लो लेबर कुछ काम कर रहा था, पत्थर गिर गया, तो कौन सा हैजार्ड हुआ? फिजिकल हैजार्ड। केमिकल, किसी ने कोई गैस खाली, कोई केमिकल चला गया, कोई बैक्टीरिया चला गया, कोई एल्यूलाई के अंदर कोई छोटा डस्ट पार्टिकल चला गया, ये केमिकल। अपन जो पढ़ेंगे, हाँ, रोजा इफ्तार का टाइम होगा 6:58 पे, उससे 10-15 मिनट पहले छोड़ दूंगा मैं, ठीक है? उससे लगभग 6:45 पे छोड़ दूंगा मैं। दूसरा केमिकल, अपन लोग यही पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल का मतलब है कोई बायोलॉजिकल चेंजेज आता है आपकी बॉडी में, उसकी वजह से बीमारी होती है, वो नहीं पढ़ेंगे। मैकेनिकल, कोई मैकेनिकल एरर, मैनुअल एरर की वजह से, कोई फिजिकल मैकेनिकल एक ही बात है, इसकी वजह से बीमारी। साइकोसोशियल, क्या इससे बीमार होता है। किसी पर्सन को कार ड्राइव करनी आती है, किसी को नहीं आती है, उससे वो बीमार हो जाता है, ओ बाय गॉड मुझे कुछ नहीं आता। किसी को लैपटॉप चलाना आता है, किसी को नहीं आता, उससे वो मेंटल स्ट्रेस चला जाता है। किसी को टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना आता है, किसी को नहीं आता। कोई लोग मॉल में गया, उसको एक्सीलेटर पे चढ़ना नहीं आया, और बाकी जाने चढ़ रहे, उसको बुरा लग गया। किसी लोग को मेट्रो से उतरना चढ़ना नहीं आया, किसी को टिकट के बारे में कोई टिकट बुकिंग करना नहीं आता, किसी लोगों को इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, रील बनानी नहीं आती, अपनी रियल लाइफ में खुश है, रील आप फिल्टर कर ही नहीं पाते, ओ माय गॉड मेरे को इंस्टाग्राम के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ लोग ट्विटर, किंडर पता नहीं क्या क्या चला लेते हैं। तो साइको सोशियल, कुछ लोग सोशल विड्रॉल है, किसी का डिवोर्स हो गया, क्या उसको बीमार नहीं हो सकता? हो सकता है। कोई बच्चा है जिसके माँ बाप चले गए इस दुनिया में, वो अनाथ हो गया, क्या वो बीमार नहीं हो सकता? कोई ऐसा माँ बाप है जिसके बच्चे चले गए, क्या वो माँ बाप बीमार नहीं हो सकते? क्या उसको मेंटल स्ट्रेस नहीं हो सकता? को ओल्ड एज पर्सन है जिसका बेटा चला गया, क्या वो बीमार नहीं हो सकते? तो सोशल कॉज भी डिजीज करते हैं। साइकोलॉजिकल कॉज, टेक्नोलॉजी, कल्चर,
किसी कल्चर में कुछ और कल्चर है, किसी कल्चर में कुछ और है, किसी कल्चर में कुछ और है, सोशल नॉर्म, रूल, रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग भी कोई पर्सन को मेंटल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, एकदम सिंपल सिंपल होता है ना ऐसा। इतनी सारी बातें, उनमें से अपन क्या पढ़ेंगे, ओनली केमिकल पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत फिजिकल पढ़ेंगे, बाकी सब केमिकल पढ़ेंगे, होता है। चलो, अब फिजिकल एजार्ट, किसी को गरम गरम रॉड चिपका दी, क्या उससे इंजरी नहीं हो सकती? किसी को लेह लद्दाख में छोड़ दिया खाली -20 डिग्री सेंटीग्रेड में, क्या उसकी बॉडी में गैंग्रीन नेक्रोसिस नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हॉट और कोल्ड दोनों इंजरी कर सकते हैं, उसको फिजिकल इंजरी बोलेंगे, क्योंकि स्किन के ऊपर हुआ, उसकी बॉडी के ऊपर हुआ है। हीट का मतलब कोई बर्न हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, हीट उसके ऊपर बैठ गई, रेडियंट हीट लग गई। कोल्ड का मतलब है चिल ब्रेन हो गया, एरिथ्रोसाइनोसिस हो गया, इमर्जन फुट हो गया, ट्रेंच फुट हो गया, फ्रॉस्ट बाइट आपको याद रखना है, ये एग्जाम्पल याद रखना है। ये कोल्ड की इंजरी, फ्रॉस्ट बाइट का मतलब है कोल्ड इंजरी, ठंड में आप कहीं रह गए, इसका मैनेजमेंट है मॉइस्ट हीट लगाना है। कौन सी हीट देना है? मॉइस्ट हीट देना है। 1004 टू 107 फ़ारेनहाइट की हीट बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली लगाना है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है जो पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंट को कम करे। एसिड ड्रग देना है जो वेजो कंस्ट्रिक्शन को, पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन को कम करे। फ्रोस्ट बाइट कोल्ड इंजरी है, ट्रेंच फुट कोल्ड इंजरी है, इमर्जन फुट कोल्ड इंजरी है, चिल्ड ब्रेन कोल्ड इंजरी है, इरिथ्रोसाइनोसिस कोल्ड इंजरी है, हीट 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 कोल्ड इंजरी है, हॉट इंजरी है। हो गया, ये याद रहेगा। लो प्रेशर की वजह से केसियन डिजीज होती है, कई बार प्रेशर कान में ऊपर नीचे हो जाए उसकी वजह से बीमारी होती है। लाइट, ज्यादा लाइट, ब्राइट लाइट पड़ेगी, आंखों में निस्टिगमस होने लगेगा, वेल्डिंग से आंखों में पानी आ जाता है, एलर्जी हो जाती है जिसको बोलते हैं वेल्डर फ्लैश, आंखों में पानी आ जाता है, हेडेक होता है, उसको फिर आई स्ट्रेन होने लगता है, ये भी आपको पता है। तो लाइट से भी हो गया, वेल्डिंग से भी हो गया, ये फिजिकल इंजरी थी जिसका सवाल ज्यादातर नहीं पूछा जाएगा आपको।
अब लिखोगे नेक्स्ट केमिकल हैजार्ड्स। ये बहुत काम का वर्ड है। देखो ये लंग्स है, ये है ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई, ये लंग्स, ये लंग्स है मान लो। ये राइट है, इसकी 3 लोब है, लेफ्ट की 2 लोब है। अब आप देखो एक बात, लंग्स की सबसे छोटी यूनिट को बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद में छोटी ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर सबसे लास्ट में एल्वियोलाई आती है। अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल 5 माइक्रोन से छोटा होगा तो ही एल्वियोलाई में पहुंचेगा, नहीं तो कोई यहां रुक जाएगा, कोई यहां रुक जाएगा, कोई यहां रुक जाएगा। तो कोई भी ऐसा डस्ट पार्टिकल जो लंग्स को खराब करता है, उस पूरी ग्रुप ऑफ बीमारी को बोलते हैं न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस कोई बीमारी नहीं है, न्यूमोकोनियोसिस ग्रुप ऑफ डिजीज है जो किसी केमिकल की वजह से लंग्स को खराब होती है, लंग्स को खराब करती है। ग्रुप ऑफ डिजीज डैमेज द लंग्स ड्यू टू एनी डर्ट पार्टिकल, दैट्स कॉल्ड न्यूमोकोनियोसिस। अब इसमें कौन सी होती है वो अलग अलग है, वो अपने बारे में अलग अलग बात करेंगे। तो न्यूमोकोनियोसिस का मीनिंग क्या हुआ? कोई भी डस्ट पार्टिकल आपके लंग्स में चला गया, अगर वो 0.माइक्रोन 5 माइक्रोन से छोटा है तो एल्वियोलाई में जाएगा, नहीं तो कहीं यहां घूमता रहेगा। जब एल्वियोलाई में जाएगा लंग्स डैमेज करेगा, नहीं तो ब्रोंकाई वगैरह को डैमेज करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब इतना समझ में आ गया तो आपको एक बहुत काम की बात, यहां से नॉरसेट का सवाल निकलेगा, यहां से नॉरसेट का क्वेश्चन निकलेगा। अभी अगर इतना समझ में आ गया तो इसकी जस्ट आगे वाली स्लाइड से नॉरसेट का क्वेश्चन निकलेगा। अब डिजीज केमिकल से होती है तो गैस से ही होगी मोस्टली। उस बीमारी का नाम न्यूमोकोनियोसिस। 2 प्रकार की होती डस्ट, एक होती इनऑर्गेनिक, एक होती ऑर्गेनिक। दोनों के बारे में पढ़ते हैं, एक है इनऑर्गेनिक, एक है ऑर्गेनिक, फिर दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। अब यहां से सवाल निकलेगा हर बार, डस्ट 2 प्रकार की होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। एंथ्रोकोसिस सवाल 1, कोल डस्ट से कौन सी बीमारी होती है? एंथ्रोकोसिस। सिलिका से सिलिकोसिस होता है, एग्जाम में नहीं आएगा, इसका साइन सिम्टम आ सकता है, लेकिन सिलिका से कौन सी बीमारी होती है ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि नाम से पता चलता है। सिलिका से सिलिकोसिस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। एस्बेस्टोसिस के डस्ट से एस्बेस्टोसिस होता है, ये नहीं आएगा। कौन सा न्यूमोकोसियोसिस लंग्स कैंसर करता है, ये आएगा। आयरन से सिडेरोसिस होता है, सबको ही पता, आयरन बॉडी में स्टोर हो जाए तो उसको सिडेरोसिस, या फिर बहुत ज्यादा साइन सिम्टम आने लग जाए तो उसको हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं। ये नहीं आएगा क्योंकि आयरन स्टोर, अगर आएगा तो भी सिंपल है, सबको आ रहा है ये। आयरन के स्टोरेज को बोलते हैं सिडेरोसिस। सिलिका अंदर बॉडी में टॉक्सिटी हो जाए, सिलिकोसिस। एस्बेस्टोसिस को एस्बेस्टोसिस। इससे लंग्स का कैंसर होगा, मीजोथेलियोमा, मैं बताऊंगा अभी। कोल से एंथ्रोकोसिस, ये सारी क्या है? न्यूमोकोनियोसिस है, सारी लंग्स की बीमारियां हैं, इसलिए हेडिंग का नाम है न्यूमोकोनियोसिस। अब और बताओ, यहां से सवाल बनेगा, मैं बता रहा हूं। इसका कैंसर पूछेंगे, इसका साइन सिम्टम आएगा एक्सरे में, चेस्ट एक्सरे में स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस, इसका एंथ्रोकोसिस आएगा। अभी और बताऊंगा नेक्स्ट।
अब ऑर्गेनिक, कोई शुगर केन की फैक्ट्री में काम करता है, उसको जो बीमारी हो जाए उसकी एलर्जी से, टॉक्सिटी से, बेगोसिस। कोई कॉटन कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है, बिसिनोसिस, इसको बोलते हैं मंडे फीवर। तंबाकू की हो जाता है टोबैकोसिस, नहीं आएगा। हे ग्रेन से फार्मरलिंग, क्या होता है, कोई पर्सन खेत में काम कर रहा था, उसको गेहूं का डस्ट, उसकी एलर्जी से बीमारी हो गई, उसको बोलते हैं फार्मर। फार्मर कहाँ काम करते हैं, खेत में। हे और ग्रेन का मतलब क्या हुआ, हे और ग्रेन डस्ट से होता है फार्मर लंग। शबनम खान कहां से भाई, हमारे इधर मधुमक्खी काट गई, देखो एक मुंह सूज के ढालू जैसा हो गया। मधुमक्खी को पता नहीं क्या आके काटना था यहाँ पर। एक तरफ देखो हो गया, कल तक तो वापस सही हो जाएगा, आज ऐसे सूजा हुआ लग रहा है। आप सोच रहे होंगे सर ने ऐसा क्या खाया, मुंह मस्त हो गया। मस्त नहीं, मून फेस हो गया ड्यू टू स्वेलिंग। मधुमक्खी को मुंह लगना था मेरे बेवकूफ। सिलिकोसिस और एंथ्रोकोसिस आर द मोस्ट कॉमन डस्ट डिजीज इन इंडिया। मोस्ट कॉमन। वाह चेतना क्या बोल रही है, क्या बोल रही चेतना, बेवकूफ बातें कर रही है पढ़ाई की टाइम, बदमाश लड़की। सिलिकोसिस और एंथ्रोकोसिस आर द मोस्ट कॉमन डस्ट डिजीज इन इंडिया। सिलिकोसिस का मतलब है सिलिका का इनहालेशन कर जाना। पहली बार 1947 में आई थी। इसके अंदर देखो ये होता क्या है। अब सिलिकोसिस का मैंने क्या बताया, साइन सिम्टम इंपॉर्टेंट है, ये कोई इंपॉर्टेंट है, बस मोस्ट कॉमन है, याद रखना मोस्ट कॉमन है, नोटेबल डिजीज है ये। इधर आओ, ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में ये लंग्स। अब लंग्स की लास्ट यूनिट है एल्वियोलाई। अब क्या होगा, सिलिका जमा जमा जगह जगह जमा हो जाएगी, जमा हो जाएगी तो यहाँ एयर लास्ट तक नहीं आ पाएगी, तो एल्वियोलाई धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगी, तो फाइब्रोसिस हो जाएगा। गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, नोड्यूल बन जाएंगे, कैविटी बन जाएगी और फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस का मतलब है हार्डनिंग। क्या होगा, हार्डनिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रोसिस हो गया, तो ये फाइब्रोसिस नोड्यूलर, नोड्यूल बन के फाइब्रोसिस हो जाएगा। स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस, अब आप इसका एक्सरे करोगे तो स्नो स्ट्रॉम एकदम स्नो, स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस सीन होगा। पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनियोसिस, प्रोटीन जमा हो जाएगा एल्वियोली की वॉल पे, क्या जमा हो जाएगा यहाँ पर, प्रोटीन जमा हो जाएगा, ये लो जमा कर दो चारों तरफ, हार्डनिंग हो गई। और टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, पहले लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा था, लंग्स का सरफेस एरिया ज्यादा था, अब कम हो गया सरफेस एरिया, इसकी जगह हार्डनिंग हो गई है, तो टोटल लंग कैपेसिटी मान लो 6 लीटर होती है, उसकी जगह कम हो जाएगी, तो टोटल लंग कैपेसिटी कम हो गई। सिलिकोसिस इज नोटिफाइबल डिजीज अंडर द फैक्ट्री एक्ट। किसी भी पर्सन को सिलिकोसिस हो जाता है तो गवर्नमेंट उसको पैसा देती है, गवर्नमेंट उसको पैसा देती है, पैसा। क्या तेरे को सिलिकोसिस हो गया, तो ये नोटिफाइबल डिजीज में आता है जिसमें पैसे मिलेंगे।
एंथ्रोकोसिस का मतलब है कोल डस्ट। एस्बेस्टोसिस का मतलब है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। लंग्स, जैसे आपका कोई बेंच टेबल है, डेस्क है, उसके ऊपर आप कांच रखते हो, फिर उसके बाद ऐसे टैपिंग करते हो तो आपको कितना हार्ड फील होता है। तो लंग्स में भी कैसा हो जाएगा, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हो जाएगा। किसमें, एस्बेस्टोसिस में। कैंसर होगा कौन सा, मेसोथीलियोमा। स्प्यूटम में क्या आएगा, एस्बेस्टोसिस आएगा, सबको ही पता है। सबसे खतरनाक एस्बेस्टोसिस कौन सा होता है, एम्फीबोल टाइप का होता है, अगर लिखना चाहो तो। कैंसर कौन सा, मिजोथेलियोमा। कौन सा अपीयरेंस, ग्राउंड ग्लास, हार्ड हो जाएगा। एक्सरे में दिखेगा ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, जैसे सीटी में दिखता है कोविड में, वैसे इसमें एक्सरे में दिखेगा। कोविड के अंदर सीटी में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होता है, इसमें एक्सरे में होता है। बेगोसिस का मतलब है सुगर केन। सुगर केन का काम करते हैं डस्ट से। पहली बार 1950। कौन सा बैक्टीरिया सुगर केन की टॉक्सिटी से रिलेटेड है, थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस। क्या साइन सिम्टम आएगा, याद नहीं रखना, रेस्पिरेटरी साइन सिम्टम आएंगे बस। कौन सा बैक्टीरिया, तो थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस सेचेरी नाम का बैक्टीरिया बेगोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये थोड़ा सा याद रखना बस। बाकी तो पता ही है, सुगर केन, बेगोसिस। देखो, बेगे, सुगर, बेगोसिस, सुगर केन, दोनों में जी आ रहा है, याद रह जाएगा आपको, अच्छे से याद रह जाएगा आपको। अब आता है बिसिनोसिस, इनहेलेशन ऑफ द कॉटन। कॉटन की एलर्जी से होता है। टेक्सटाइल वर्कर, जो कॉटन का काम करने वालों को सबसे ज्यादा होता है, मोस्टली का मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली। इसीलिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एजेंसी का सेंटर कहाँ है, अहमदाबाद में है। ऑल्सो नोन एज ब्राउन लंग डिजीज भी बोलते हैं, मंडे फीवर भी बोलते हैं इसको, मंडे फीवर। कॉटन के कपड़े मंडे को पहने जाते हैं, ऐसे याद कर लो, कॉटन के कपड़े मंडे को पहने जाते हैं, इसकी वजह से मंडे फीवर हो गया, दैट्स कॉल्ड बिसिनोसिस। फार्मर लंग, ग्रेन डस्ट से, एग्रीकल्चर के किसी प्रोडक्ट से होता है। इसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है, देखो, सुगर केन के लिए कौन सा था, एक्टिनोमाइकोसिस सचेरी। फार्मर लंग के लिए माइक्रोपॉलीस्पोइराफेनी, ये दो याद रखना पड़ेगा। फिर मेटल पढ़ लेंगे 2 मिनट में। कॉटन, मंडे फीवर, बिसिनोसिस।
मेटल लेड पॉइजनिंग को प्लम्बिजम बोलते हैं। मोस्ट कॉमन सीएनएस को अफेक्ट करता है। फेशियल प्लेट बर्टन लाइन। एक होती है काइस्टर फ्लेस्चर रिंग जो कि कॉपर टॉक्सिटी में आती है। एक होती है बर्टन लाइन। बर्टन लाइन लेड पॉइजनिंग में आती है और गम पर आती है और ब्लू कलर की होती है। काइस्टर फ्लेस्चर रिंग कॉपर पॉइजनिंग में आती है और आंखों में आती है। ये दोनों अलग अलग है। मोस्ट कॉमन हैवी मेटल पॉइजनिंग, ये मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग है। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा यूज होता है, दूसरे मेटल के साथ इजीली मिक्स हो जाता है, एंटी कोरोसिव होता है और हाईली ऑक्सीडाइज होता है। अब देखो सवाल कैसे आएगा, क्वेश्चन सुनो कैसे आएगा कि मोस्ट कॉमन हैवी मेटल पॉइजनिंग ऑफ इंडिया इज लेड। वाई? ऑप्शन 1, 2, 3 यहां पर लिख देंगे नॉन ऑक्सीडाइज, यहां लिख देंगे या तो कोरोसिव, या लिख देंगे नॉट मिक्स्ड विथ एनी अदर, या लिख देंगे नैरो यूज। कहने का मतलब क्या हुआ, हैवी मेटल कौन सा पॉइजनिंग सबसे ज्यादा होता है? लेड। क्या बोलते हैं? प्लम्बिज्म। कौन सी लाइन बनती है? बर्टन लाइन। किसको अफेक्ट करता है? सीएनएस को। बर्टन लाइन कहां बनती है? गम में। इसकी पॉइजनिंग सबसे ज्यादा क्यों होती है? चार में से कोई एक उल्टा कर देंगे कि मोस्ट कॉमन हैवी मेटल पॉइजनिंग ऑफ इंडिया इज लेड। वाई? एक्सेप्ट वाइडली यूज, सही बात है। दूसरों के साथ मिक्स होता, सही बात है। एंटी कोरोसिव, सही बात है। यहां पर कुछ उल्टा करके एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, आपसे एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछ लेंगे। काइस्टर फ्लेचर रिंग कॉपर टॉक्सिटी विल्सन डिजीज का साइन है। बर्टन लाइन ब्लू कलर गम के ऊपर लेड पॉइजनिंग की वजह से होता है। मरकरी की वजह से बीमारी होती है, उसको बोलते हैं एक्रोडाइनिया। क्या बोलते हैं उसको? फटाफट लिखो देखे। इसके बाद फैक्ट्री एक्ट होगा, इस फैक्ट्री एक्ट होगा, फिर ये तो कल पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं पढ़ पाएंगे। फैक्ट्री एक्ट वगैरह कल पढ़ेंगे। एक्रोडाइनिया जिसको पिंक डिजीज मरकरी की वजह से होती है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड कोई अगर ले ले तो उसको सिलोफिलर डिजीज बोलते हैं। बस इतना ही है ना। फैक्ट्री एक्ट अपन लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है? फटाफट लिख लो। फैक्ट्री एक्ट में क्या होगा कि अगर कोई फैक्ट्री है जिसमें 250 वर्कर काम कर रहे हैं तो कैंटीन होना जरूरी है। अगर 500 वर्कर काम कर रहे हैं तो वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, उनका ध्यान रखने वाला। अगर 1000 वर्कर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। 14 साल के छोटे बच्चे को जॉब नहीं करवानी चाहिए। ये फैक्ट्री के रूल है। 1948 ईएसआई एक्ट आया था, 1948 में फैक्ट्री एक्ट आया था। मतलब छोटी है कोई फैक्ट्री जिसमें 250 वर्कर है तो उसको कैंटीन होना चाहिए। अगर थोड़ी बड़ी है तो कैंटीन के साथ साथ में वेलफेयर ऑफिसर भी होना चाहिए। बहुत बड़ी है तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और सेफ्टी ऑफिसर भी होना चाहिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखने वाला। कितने घंटे की? 48 घंटे से ज्यादा ड्यूटी, मैक्सिमम 48 आवर ड्यूटी करवा सकते हैं पर वीक। एक दिन में 9 आवर से ज्यादा नहीं करा सकते। वीकली हॉलीडे कंपलसरी है। 20 डे में एक हॉलीडे विदाउट पेज कटिंग का मिलना चाहिए। ईएसआई एक्ट के अंदर कौन कौन क्या होता है अपन लोग कल पढ़ लेंगे, तो आप ये लिख लो फटाफट। फैक्ट्री एक्ट 1948। कम्युनिटी ज्यादा नहीं है, 3-4 क्लास की है बस। कोविड है, हुकवर्म इन्फेस्टेशन है, और क्या बचा? कोविड, हुकवर्म इन्फेस्टेशन, इंपोर्टेंट डे एंड डेट, 3 टॉपिक। और क्या बच गया? स्क्रीनिंग 4, और क्या बच गया? 5 क्लास, 6 क्लास की कम्युनिटी है बस। 5 से 6 क्लास की कम्युनिटी, फिर न्यूट्रिशन हो जाएगा 5 क्लास में। ओके, टेक केयर।